वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 3 कार्य व्यवस्था। आप सभी ने कार्य व्यवस्था के बारे में पहले सुना होगा कि जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो पहले उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो कार्य हमें किस प्रकार से करना है। लेकिन अगर हम किसी भी कार्य को करने के लिए व्यवस्था नहीं बनाते और वो कार्य करना शुरू कर देते हैं तो हमारा कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता। अगर वो हो भी जाता है तो उसे पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कार्य व्यवस्था के बारे में, इसकी कार्य व्यवस्था की भूमिका क्या है, कार्य व्यवस्था का अर्थ क्या है और कार्य व्यवस्था का महत्व क्या होता है, कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण, इसे कितने भागों में बांटा गया है, कार्य व्यवस्था के सिद्धांत, कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक, समय व श्रम की बचत के उपाय और जो हम कार्य व्यवस्था करते हैं उसमें सहायक उपकरण के बारे में। तो आज शुरू करते हैं भूमिका। यहाँ हम बात कर रहे हैं परिवार की। तो व्यवस्था हम कोई भी कार्य करें उसमें बनानी ही पड़ती है, लेकिन गृहिणी की शक्ति असीमित नहीं होती, उसकी जो शक्ति होती है सीमित होती है, क्योंकि वो एक इंसान होता है और इंसान की जो शक्ति होती है वो एक सीमित होती है, क्योंकि वो एक लिमिट तक वर्क कर सकता है, उसके बाद उसको आराम करने की आवश्यकता होती है। तो जब कभी कार्य अधिक हो जाते हैं तो कार्यों की इस अधिकता से उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण हो जाया करती है, मतलब कम हो जाया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप गृह व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाया करती है। एक उत्तम गृह व्यवस्था के अंतर्गत परिवार के समस्त सदस्यों को चाहिए कि उनके द्वारा परिवार के विभिन्न कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाए। इसके साथ ही श्रम व समय की बचत करने के लिए गृहिणी द्वारा आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उसके द्वारा अपने बचाए गए समय को विश्राम तथा मनोरंजन में लगाया जा सके। अब आता है कार्य व्यवस्था का अर्थ कि कार्य व्यवस्था का क्या अर्थ है। कार्य व्यवस्था से आशय है कि इस प्रकार नियोजित मतलब प्लानिंग, नियोजित रूप से गृह के समस्त कार्यों को संपन्न किया जाए, जिससे समस्त कार्य सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही परिवार के समय, श्रम तथा धन की भी बचत हो सके। इसमें निम्नांकित बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि समस्त कार्य की योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, कार्य प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए, परिवार के सदस्यों को कार्य प्रदान करते समय उनकी योग्यता व क्षमता पर विचार किया जाना चाहिए और योजना के अनुसार कार्यों को किया जाना चाहिए। अब कार्य व्यवस्था का महत्व कि कार्य व्यवस्था का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। कार्य व्यवस्था हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। नंबर 2, श्रम विभाजन में सहायक। श्रम विभाजन की व्यवस्था परिवार के सदस्यों द्वारा उत्तम कार्य व्यवस्था को लागू करने पर प्राप्त हो जाती है। जैसे परिवार के समस्त सदस्यों को इस स्थिति में उनकी योग्यता, क्षमता एवं अभिरुचि के अनुसार कार्य की उपलब्धि हो जाती है। परिवार के प्रत्येक सदस्य हेतु यह व्यवस्था विशिष्ट रूप से संतोषदायक होती है। नंबर 3, उत्तम स्वास्थ्य में सहायक। कार्य व्यवस्था उत्तम स्वास्थ्य में भी सहायक होती है कि अगर हम परिवार के सभी सदस्यों को आवश्यक तथा उनकी क्षमता के अनुसार कार्य देंगे तो उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। नंबर 4, उत्तम पारिवारिक वातावरण बनाए रखने में सहायक। कार्य व्यवस्था उत्तम पारिवारिक वातावरण बनाए रखने में भी सहायक होती है। इस स्थिति में परिवार के सदस्यों के परस्पर संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सहयोगात्मक बने रहते हैं एवं सामान्यतः पारिवारिक कलह, तनाव या परस्पर विरोध के अवसर नहीं आते हैं। नंबर 5, उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। नंबर 5, उत्तम गृह व्यवस्था में सहायक। कार्य व्यवस्था उत्तम गृह व्यवस्था में भी सहायक होती है। परिवार की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी उत्तम गृह कार्य व्यवस्था परिवार की सुख, शांति तथा समृद्धि हेतु महत्वपूर्ण होती है।
एंड लास्ट, रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने में सहायक। आज अपना तथा अपने परिवार के रहन सहन का स्तर प्रत्येक व्यक्ति उन्नत बनाना चाहता है। इसमें भी उत्तम गृह व्यवस्था सहायक होती है, क्योंकि उत्तम गृह व्यवस्था जब परिवार में लागू होगी तभी परिवार उन्नति कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य व्यवस्था का वर्गीकरण। जब हम कार्य व्यवस्था बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें उसे निम्न भागों में बांटना पड़ता है, जैसे कि दैनिक कार्य, साप्ताहिक कार्य, मासिक कार्य, वार्षिक कार्य और सामयिक कार्य एंड लास्ट आकस्मिक कार्य। तो इन भागों में कार्य को डिवाइड करना पड़ता है। तो उसमें नंबर 1 है दैनिक कार्य। परिवार में जो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें प्रतिदिन करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम दैनिक कार्य की श्रेणी में रखेंगे। नंबर 2 साप्ताहिक कार्य। जो कार्य प्रतिदिन नहीं किए जा सकते वह सप्ताह में एक बार किए जाते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है उन्हें हम साप्ताहिक कार्य कहते हैं। जैसे कि सप्ताह में एक बार बाहर घूमने जाना, रसोई घर की भली प्रकार सफाई करना, बच्चों के विद्यालय जाने की ड्रेस, मोजे, जूतों की देखभाल करना। नंबर 3 मासिक कार्य। ऐसे कार्य जो प्रतिदिन या सप्ताह में नहीं किए जा सकते उन्हें माह में एक बार किया जाता है, जैसे विभिन्न वस्तुओं का माह भर के लिए क्रय तथा संचय करना, गृह से संबंधित समस्त मासिक बिलों तथा बिजली का बिल, मकान का किराया, फ़ोन का बिल, स्कूल की फीस, दूध वाले का बिल आदि का भुगतान करना। नंबर 4 वार्षिक कार्य। घर के अंतर्गत कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें सप्ताह या माह में किया जाना ना तो संभव होता है और ना ही आवश्यक होता है। तो ऐसे कार्य जो वर्ष में एक बार किए जाते हैं उन्हीं को वार्षिक कार्य कहते हैं, जैसे गृह की पूरी सफाई करना, गृह की मरम्मत, पुताई व पेंट आदि कराना, घर में जो बेकार की वस्तुएं एकत्रित हो उन्हें कबाड़ी को देना आदि। नंबर 5 आता है सामयिक कार्य। ऐसे कार्यों को सामयिक कार्य कहा जाता है जो पूरे वर्ष भर समय समय पर किए जाने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि मौसम के अनुसार कपड़े तैयार करवाना, कोई भी ओकेजन हो उसके लिए तैयारी करना, तो इन्हें कहते हैं सामयिक कार्य। लास्ट है आकस्मिक कार्य। आकस्मिक से आपको पता चलता है, आकस्मिक मतलब अचानक, कि जो कार्य अचानक से किए जाते हैं उन्हें कहते हैं आकस्मिक कार्य, जैसे मेहमान आना, विवाह, घर के सदस्यों का रोग, जन्म या मृत्यु। तो गृहिणी को इन समस्त कार्यों को करने के लिए दैनिक कार्यों में से कुछ समय निकालने की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। सिद्धांत क्या होते हैं कि जब भी कोई कार्य हम करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें ये कार्य करना है। तो गृह व्यवस्था के भी कुछ रूल्स होते हैं गृह कार्य व्यवस्था के, उनमें से ही है नंबर 1 गृह कार्य व्यवस्था के सिद्धांत। सफल गृह कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत परिवार के समस्त सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ति करना है, कि जैसे कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें उसके अनुसार पूर्ति करनी चाहिए। नंबर 2 अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। गृह व्यवस्था बनाते समय हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं, तो खर्च करते समय उसमें से कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करनी चाहिए। नंबर 3 समय व श्रम की बचत के सिद्धांत। गृहिणी में कार्य करते समय श्रम व समय की बचत करने की योग्यता होनी चाहिए। उसे अपने समय के हिसाब से और श्रम के हिसाब से कार्य करना चाहिए। नंबर 4 अवकाश व मनोरंजन के सिद्धांत। गृह व्यवस्था में मनोरंजन भी आवश्यक होता है, जैसे पत्र पत्रिकाएं, अखबार, सिनेमा, टेलीविज़न आदि। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक। कार्य व्यवस्था पर कुछ कारक प्रभाव डालते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कार्य व्यवस्था पर सुप्रभाव डालने वाले कारक और नंबर 2 कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालने वाले कारक।
तो पहला है कार्य व्यवस्था पर सुप्रभाव डालने वाले कारक। कार्य व्यवस्था हमारे कार्य पर कुछ सुप्रभाव डालती है, जिससे अगर हम कोई योजना बनाकर कार्य करते हैं तो कार्य व्यवस्था सफल हो जाती है। उत्तम गृह कार्य करने का ज्ञान प्राप्त होता है और भौतिक साधनों की उपलब्धता तथा उपयोग से कार्य व्यवस्था सरल व सुचारू रूप से पूर्ण होती है और परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग अगर गृहिणी को प्राप्त होता है तो वो सारा कार्य सुचारू रूप से सही प्रकार से कर पाती है। सेकंड है कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव डालने वाले कारक। जिन कारकों से कार्य व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ता है उन्हें कुप्रभाव डालने वाले कारक कहा जाता है, कि जैसे कि गृहिणी में कुशलता की कमी अगर होती है तो वह कार्य व्यवस्था सही प्रकार नहीं बना सकती। परिवार के अन्य सदस्यों का सहयोग प्राप्त न होना, अगर सदस्यों का सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो कार्य व्यवस्था बिगड़ जाती है। और भौतिक साधनों की कमी, अगर गृह कार्य व्यवस्था में भौतिक साधनों की कमी होती है तो कार्य सही से नहीं हो पाता और परिवार में निरंतर होने वाली कलह सारी कार्य व्यवस्था को बिगाड़ देती है। नेक्स्ट टॉपिक है समय व श्रम की बचत के उपाय। कोई भी कार्य करने पर व्यक्ति फिजिकली एंड मेंटली रूप से थक जाता है तो यह एक विचारणीय विषय है। तो हम समय व श्रम को कैसे बचा सकते हैं, इसके उपाय निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है कि कार्य करते समय ठीक अवस्था में खड़े या बैठकर कार्य किया जाना चाहिए जिससे थकान ना हो। नंबर 2 है कि उपयोग के अनुसार रसोई के बर्तनों को क्रम में लगाना चाहिए, कि पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उनको ही हमें पहले लगाना चाहिए। नंबर 3 है कि किसी भी कार्य को करने पर जितनी गति या क्रिया की जाएगी उतनी ही थकान का अनुभव किया जाएगा। अतः गृहिणी द्वारा इस प्रकार से गृह वस्तुओं को व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि उसे कम से कम उठना बैठना पड़े। एंड लास्ट है कार्य व्यवस्था में सहायक उपकरण। जब हम कोई कार्य व्यवस्था करते हैं तो उसमें हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ बात हो रही है गृह कार्यों की। तो ये कार्य हैं जिसे रसोई तथा पाक क्रिया से संबंधित कार्य एवं गृह की सफाई से संबंधित कार्य, इन दोनों ही प्रकार के कार्यों को करने के लिए ऐसे विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जा चुका है जिनसे समय, श्रम तथा धन की बचत होती है। इनमें से कुकर, विद्युत चलित केतली, टोस्टर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन, फ्रिज आदि रसोई घर के उपयोग में आने वाले मुख्य उपकरण हैं। इसके अतिरिक्त सफाई में काम आने वाले हैं वैक्यूम क्लीनर, कारपेट स्वीपर, बर्तन व कपड़े धोने की मशीन आदि गृह की सफाई हेतु उपयोगी उपकरण हैं जो हमारे श्रम एवं समय को बचाते हैं।